हेलो एवरीवन, सेकंड लेक्चर में आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के सीखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के कई सारे एग्जांपल्स, और साथ ही में आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12th में है उसका थोड़ा सा पार्ट दे दिया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर बोर्ड वाले क्या करते हैं। मतलब जो चीज़ आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डीप में पढ़ाई है उस चीज़ का छोटा सा पार्ट उठा के यहाँ पे डालने की क्या ज़रूरत है। अब अगर मैं वो छोटा सा पार्ट बताने जाऊंगा तो मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कम से कम आपको पूरा का पूरा बेसिक बताना होगा 12th का। मतलब बोर्ड वाले शायद पता नहीं क्या करते अपने बोर्ड वाले। एनसीईआरटी में ठीक है, उसमें आपको डायरेक्टली सीरीज़ दी हुई है रिडक्शन पोटेंशियल की, और वही मतलब जो हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बट जो डैनियल सेल वाला कंसेप्ट दिया गया है आपकी बुक में वो कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए था, बट फिर भी दे दिया है तो थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, मतलब आज का लेक्चर बहुत ही इजी जाने वाला है। बस लर्निंग लेक्चर है, देखते जाना, समझते जाना और याद करते जाना। याद करना मतलब कुछ रटना नहीं है, बस देखना, समझना और फिर याद कर लेना। क्या याद कर लेना कि ये रिएक्शन कब होगा, ये रिएक्शन कब होगा। मतलब जैसे आपने लास्ट ईयर कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, ये इतने टाइप पढ़े थे। तो वैसे ही रेडॉक्स रिएक्शन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था इसका 4 डेफिनेशन, बट उसमें ऑक्सीडेशन नंबर को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर उस टाइम नहीं पता था। साथ ही में जो होमवर्क दिया था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, आज नहीं करेंगे तो अगले लेक्चर में करेंगे। खैर अगला लेक्चर लास्ट होगा, आज सेकंड लास्ट लेक्चर है। सेकंड भी है और सेकंड लास्ट भी है। देखो, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेन ऑफ O2। ऑक्सीडेशन चारों डेफिनेशन ही है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ H2, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन का ही मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे मेन डेफिनेशन यही है, 4th वाला। ये तो बच्चे लोग बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ, ये सबसे छोटे लोग बोलते हैं सेकंड थर्ड। फर्स्ट वाला थोड़े बड़े लोग लीजेंड्स ये डेफिनेशन बोलते हैं। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी एग्जांपल दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, बाकी O2H2 देख के हमें क्या लगता है कि हमें लगता है यार रिडक्शन ऑक्सीडेशन तभी हो सकता है जब कोई हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एटम हो। लेकिन जैसे मैं आपको बोल दूं Na से बना Na+, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो आप बोलोगे इसमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से कुछ भी नहीं होगा। होगा भाई, देखो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और साथ ही में यहाँ से यहाँ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एलिमेंटल स्टेट में 0 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 1 होगा। अरे +1 का चार्ज है ना, तो 0 से +1 पे गए हो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है ना। कैसे पता चला, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जरूरी नहीं है जहां पे O2H2 एटम दिखे वहीं पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, हर जगह हो सकता है। आपको चेक करना होगा, अब एग्जांपल्स कराऊंगा तो समझ जाओगे। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर पहले शुरू से लिखता हूं गेन ऑफ H2, लॉस ऑफ O2, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर लिख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑन नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, और दोनों प्रोसेस जब हो जाते हैं तो रेडॉक्स होता है, आप लोग जानते हो। तो चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं और कैसे कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे, और साथ ही में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सब भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको छाप लो। जैसे आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, आपको पहचानना है ये कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, रेडॉक्स है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंगनीज है, यहाँ भी मैंगनीज है, तो जरा ऑक्सीडेशन नंबर दोनों जगह निकालो। यहाँ पे हमें इसका मालूम नहीं है, X ले लो, 4 ऑक्सीजन तो -8, चार्ज कितना -1, तो यहाँ पे X की वैल्यू आ गई +7, मतलब यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। यहाँ पे ये अपने एलिमेंटल स्टेट में है ना, तो चार्ज कितना है +2, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। तो +7 से +2 पे जा रहा है, +7 से +2 पे जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन।
फेरस की बात करो, आयरन की, यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2 का, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3 का। तो +2 से +3 पे जा रहे हो, +2 से +3 पे जा रहे हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझा? तो ऐसे पहचानोगे आप लोग कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से। जैसे यहाँ पे दिया है Mn2 प्लस ClO माइनस गिव्स आउट MnO2 प्लस ClO2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले मैंगनीज का चेक करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 का, और यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो x-4 बराबर 0, यहाँ पे है +4 का। तो +2 से +4 पे गया है, मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। ClO3 माइनस की बात कर लो, क्लोरीन का निकाल लो। यहाँ पे x - 6 = -1, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 का। अरे कैसे पता? अरे भाई साहब, क्लोरीन का नहीं मालूम था, x ले लिया। 3 ऑक्सीजन 2 लेते हैं हम लोग, तो x - 6, टोटल चार्ज -1, ये सॉल्व कर लो ना, +5 आएगा। इधर की बात करें तो x 2 ही ऑक्सीजन है, तो x - 4, चार्ज 0 है, न्यूट्रल है, तो x = +4 आया। तो +5 से +4 पे जा रहा है, मतलब इधर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने का तरीका। अब एक एग्जांपल और कराता हूं मैं, उसके बाद आपको बताता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। चलिए, तो जरा यहाँ पे बताइए ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है और रिडक्शन कहाँ हुआ है। यहाँ तो आपको देख के बताना चाहिए कि Zn यहाँ से 2+ में गया है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। और कॉपर की बात करो तो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे 0 आ गया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, तो यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। अब यहीं पे आप लोग सीख लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। और व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? एजेंट क्या होता है? एजेंट वो होता है जो दूसरे का काम करवाए। ठीक है, इसको हम लोग रिडक्टेंट भी बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो एजेंट जिसने दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन करवाया। तो यहाँ पे जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और बना Zn2+, ठीक, और कॉपर ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना Cu। समझ रहे हो? मतलब Cu2+ था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये 2+ और 2- मिलके Cu बन जाएगा। Zn था, इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो आया +2। तो जिंक ने तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, बट इसके इलेक्ट्रॉन जिसने गेन किए उसकी वजह से ही तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिंक ने अपना जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कॉपर ने गेन किया, तभी तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर नहीं गेन करता तो उसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, है ना। और कॉपर का रिडक्शन हुआ क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, बट वो 2 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं गेन करता जब तक जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज ना करता। तो ऑक्सीडाइजिंग वो होता है जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सीधी बात। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, या फिर द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आप लोग बोलोगे द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब डेफिनेशन लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, बट इधर आप लोग ऐसे समझ सकते हो, तो ऐसे ज़्यादा बेटर होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे बताओ रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन हुआ है कॉपर का, तो कॉपर का रिडक्शन हुआ तो कॉपर होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का, तो जिंक होगा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? एजेंट मतलब जो दूसरे का काम करवाया। अब जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। जिंक लूज ही नहीं करता तो कॉपर गेन ही नहीं करता, मतलब कॉपर के लिए जिंक हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही था, थोड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, या फिर आप लोग ऐसा याद भी कर सकते हो। ऐसा याद करोगे तो डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, बट समझ के याद करोगे तो और बेटर होगा। चलो इसको भी करते तो आपको शायद थोड़ा बहुत और समझ में आए। तो क्रोमियम को देखते पहले, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ। तो क्रोमियम यहाँ पे 2 है, तो 2x - 14 = -2, तो 2x = +12, तो x = +6 आया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। फेरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 का, क्रोमियम का यहाँ पे है +3,
तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन। ठीक, और फेरस की बात करें तो +2 से +3 पे जा रहा है, तो फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो नीट में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, बट जेईई में ये सब नहीं दिखेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट रहा है क्रोमियम का, इसलिए मतलब क्रोमियम का हुआ है रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो कौन होता है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, Cr2O7 2-, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन हुआ है फेरस का, तो फेरस होगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। इसको भी समझते हैं हम लोग। देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर घटा, तभी तो फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। मतलब जब आप लोग ये रिएक्शन देखोगे तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही इनके ऊपर चार्ज ऊपर नीचे हुआ है। तो अगर ये ना होता तो इसका चार्ज ना बढ़ता, अगर इसका चार्ज ना बढ़ता तो इसका चार्ज ना घटता। मतलब आपने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, बट उस इलेक्ट्रॉन को अगर किसी ने गेन ही नहीं किया तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। जैसे Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बट क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं किया तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे फेरस की वजह से इसका रिडक्शन हुआ, और इसकी वजह से फेरस का ऑक्सीडेशन हुआ। फेरस की वजह से इसका रिडक्शन हुआ, किसका, क्रोमियम का, और क्रोमियम की वजह से फेरस का ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने फेरस का ऑक्सीडेशन करवाया। और क्रोमियम को बोलेंगे फेरस को हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि फेरस की वजह से इसका रिडक्शन हो पाया। ठीक है, समझ में आया, ये बेसिक चीज है, इसको रट लिए तो काम ही हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ये दो नाम है। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स करते हैं। चलिए, तो आपकी एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उनको भी एक बार जरूर सॉल्व कर लिया करिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन उठाया है यहाँ पे, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे देखो Zn + HCl गिव्स आउट ZnCl2 और H2 है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यही आपको बताना है। तो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। कैसे आया, अरे क्लोरीन हाइड्रोजन का है, और हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग -1 मानते हैं, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 है, तो ये वहाँ पे जाएगा तो +2 हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ देखें, मतलब Zn से ZnCl2, तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जिंक होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। साथ ही में HCl की बात कर लो, यहाँ पे हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पे इसका 0 है, और यहाँ पे इसको देखें तो X-। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है +1 से 0 हुआ है, तो इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे आप लोग बात कर लो, यहाँ पे आपको सपोज AS का पता करना है, तो इसको X मान लो। ठीक, -6, हाइड्रोजन का +2, चार्ज कुछ नहीं है तो 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया +4। यहाँ पे जरा देखो, X -8 +3 = 0, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आया +5। तो +4 से +5 हो रहा है, मतलब यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें BrO3- से Br- में, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर है -1। यहाँ पे निकालो थोड़ा, X -6 = -1, तो ये हो रहा है +5 से -1, +5 से -1, तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। पहचान गए? चलो इसका भी एग्जांपल देख लो, आपकी टेक्स्ट बुक का है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन का निकालते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आएगा X - 1 = 0, तो हाइड्रोजन का आएगा +1। यहाँ पे हाइड्रोजन का निकालोगे तो 2X - 2 = 0, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे भी आएगा +1। ये क्या बात हुई, दोनों में +1 आ गया। चलो अच्छा, OH- को देख लो, OH- में ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का X मान लो। ओके, OH और H2O में कंपेयर करते हैं। ठीक है, HF और F में करेंगे। तो अगर F का आप लोग देखो तो इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। अब इसका निकालो, इसकी बात अगर हम लोग करें तो हम लोग H को X मान लेते हैं, -2 = -1, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का निकाला है ना, तो यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन का निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे आ रहा है देखो +1,
अब ये क्या बात हुई, तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, खाली फ्लोरीन हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस, तो मतलब HF से F माइनस में हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कम, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। बट यहाँ पे तो ये सेम है, तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? तो मतलब यहाँ पे लॉजिक लगेगा क्या आखिर? क्योंकि देखो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ना भी कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो तो हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का +1, फ्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 और फ्लोरीन का -1, तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया टेक्स्ट बुक में से, क्योंकि मुझे पता है आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठते तो आप लोग फंस जाते इसमें। सो इट इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन ये है ही नहीं। ऐसे बहुत गिने चुने एग्जाम्पल होते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते, जैसे एक और है AgNO3 + NaCl, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसका आंसर आएगा AgCl + NaNO3। अब आप लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लेना, सबके सेम होंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिएक्शन होते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते, बट फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है और आप भी एकदम उतावले हो जाते हो कि यार आंसर लिखना ही लिखना है, मुझसे ही कुछ गलती हो रही होगी। नहीं, अगर तुमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन गलत है, तुम नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में लिख देना इट इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, बात खत्म। चलो दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे, टेक्स्ट बुक का ही लेते हैं। चलिए तो इन दोनों क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में भी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो उनके एक्सरसाइज को यूजलेस मत समझा करो, सॉल्व किया करो, तब पता चलेगा कि आप एक्सरसाइज भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। तो जैसे पहला रिएक्शन देखते हैं, इसमें कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो 2x - 2 = 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया +1 का। इसमें निकालो तो इसमें 0, तो +1 से 0 पे गया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, तो मतलब यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। जरा यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे सल्फर का निकाले, कॉपर कहाँ आता है? कॉपर तो काफ़ी बीच में आता है, तो यहाँ पे Cu2S हमें सल्फर का ही निकालना होगा, बट यहाँ पे हम लोग कॉपर का कुछ निकाल भी नहीं सकते। सो वी हैव टू चेक। जब भी आप लोग ऐसे केस में फंस जाओ तो कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि ना हमें कॉपर का मालूम है ना सल्फर का मालूम है, तो हमें स्ट्रक्चर में जाना होगा। तो स्ट्रक्चर में जाए तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा, सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये +1, ये +1 और इसके ऊपर आया -2, दोनों प्लस के कारण, तो मतलब सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 का और कॉपर का है +1, ठीक है। और यहाँ पे तो निकाल सकते हो x - 4 = 0, तो x आ गया +4। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 से +4 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? Cu2S। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? Cu2O, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पे अगर आयोडीन की हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे आयोडीन की बात करें ऑक्सीडेशन नंबर है -1, तो 0 से -1 मतलब घटौती हुई है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, मतलब ये है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको देखो बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप लोग ऐसा डायरेक्टली नहीं सॉल्व करोगे, वहाँ पे लिखना होगा द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर डिक्रीजेस फ्रॉम -2 to 0, है ना। आयोडीन का भी लिखना होगा द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ iodine is decreases from 0 to -1, therefore iodine undergoes reduction, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ना कि रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दिस, रिड्यूसिंग एजेंट इज दिस, तो आपको लिखना होगा उसमें, ठीक है। तो एक बार टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का पैटर्न कैसा है नोट्स में उसको देख लिया करो, सिर्फ जेई नीट नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सल्फर का 2x मान लेते हैं, -6, टोटल चार्ज है -2, तो सल्फर का आ गया +2। यहाँ पे सल्फर का निकालो तो 4x - 12 = -2, तो 4x = -2 + 12, ये आ गया 10, तो सल्फर का आ गया देखो 5/2, ये एवरेज आया है ना। बट फिर भी आप लोग देख सकते हो कि +2 से +2.5 पे जा रहा है, तो मतलब यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? H2O3 2-, क्योंकि इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? I2, क्यों? क्योंकि इसका हुआ रिडक्शन। तो आई होप अब आप लोगों को पहचानने आ गया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। इससे ज़्यादा एग्जांपल्स तो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज मेरे पास भी नहीं उतने एग्जांपल, टेक्स्ट बुक के उठा लिए मैंने, 2-3 अपने से बना लिए, ठीक है। तो चलिए अब लोग अब आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन,
ठीक है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हेडिंग डाल दो, फिर पहला टॉपिक लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा और साथ ही में थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। थर्मल मतलब उसमें हीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है Ag2O -2 गिव्स आउट Ag प्लस हाफ O2। अब इसको बैलेंस कर लो, 2 Ag है तो यहाँ पे 2 लगा दो, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हीट देते हैं इसलिए यहाँ पे साइन लगाएंगे डेल्टा की, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑक्सीजन की यहाँ पे बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2, बट यहाँ पे अपने एलिमेंटल स्टेट में है, तो मतलब ऑक्सीजन का हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है ना, -2 से 0 हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ, इसका विकास हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगर फॉर्मूले से निकालोगे तो Ag का 0 आएगा, बट सिल्वर का 0 नहीं होता, इसलिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो इसका +1 होता है और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब Ag का हुआ है रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हुआ है ऑक्सीडेशन और सिल्वर का हुआ है रिडक्शन, तो टोटल रिएक्शन होगा रेडॉक्स रिएक्शन। और साथ ही में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक एलिमेंट से दो नए, एक कंपाउंड से 2 नए मॉलिक्यूल्स बने यहाँ पे, तो ये सबसे पहली बात तो रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरी बात आप लोग यहाँ पे देख रहे हो 1 से 2 बन रहे हैं, 1 से 2 बनते तो होता है हम लोगों का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, CO2 का एग्जाम्पल तो कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था CaOH2 अगर डिक्रीज होता है तो बनता है CaO + H2O, है ना, हीट देके हम लोग करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है डीकम्पोजिशन प्लस हम लोग हीट भी दे रहे हैं, तो थर्मल डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे हमने हीट दी थी, साथ ही में डीकम्पोजिशन भी हुआ था और साथ ही में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा थर्मल डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का आपने एक एग्जांपल देखा था Zn + HCl वाला, इससे बनता है ZnCl2 + H2। फिलहाल हम लोग बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं देंगे, बैलेंसिंग हम लोग अभी सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे है +2, तो जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे +1 से 0 हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, मतलब हुआ है रिडक्शन। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है तो सबसे पहली बात तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। फिर जिंक ने क्लोरीन की जगह, जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली। तो आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ऐसे ही होता था, है ना। इवन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट क्योंकि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी है तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। कोई नई बात नहीं है, कोई भी नई बात नहीं है यार। Zn + HCl, यहाँ पे H की जगह Zn ने ले ली तो Zn ने H को डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुआ प्लस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण रेडॉक्स रिएक्शन भी हुआ, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो हर बार पॉसिबल नहीं होता। जैसे अभी तक 10th में कैसा था, हम लोगों को लगता था जैसे मैं लिखूँ Ca + ZnSO4, इससे हमें मिल जाएगा CaSO4 + Zn, बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ Zn + CaSO4 तो इससे हमें मिल जाएगा ZnSO4 + Ca, या फिर यू ले लो कॉपर, कैल्शियम नहीं, कॉपर ही लेना था एक्चुअली मुझे, पता नहीं कहाँ से इसको ये मान लिया। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, एक ही रिएक्शन पॉसिबल होता है, या तो ये पॉसिबल है या तो ये पॉसिबल है। पर इसको हम लोग पता कैसे करें कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि 10वीं में तो हम कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते थे, है ना, हम लोगों को कुछ भी एग्जाम्पल दे दिया जाता था, कभी ये, बट वो गलत रहता था, एक ही सही रहता है, कौन सा वाला। इसको पता करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे आपको थोड़ा बेसिक से बताना होगा। तो चलिए देखते हैं और फिर लास्ट में इसका आंसर भी देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है डैनियल सेल वाला। अब यहाँ पे छोटी सी ये चीज़ भी दे दी है, फिर आगे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस भी दे दिया है। मतलब आधा पार्ट देने का मतलब क्या है, फिर बोर्ड का टेक्स्ट बुक का पैटर्न इसलिए मुझे ज़्यादा जमता नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं डैनियल सेल होता कैसा है। सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 कंटेनर्स हैं, हमने एक में डिप किया एक जिंक का इलेक्ट्रोड और एक तरफ हमने डिप किया एक कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये है जिंक इलेक्ट्रोड
और ये है कॉपर का इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है? अरे इलेक्ट्रोड मतलब एलिमेंट्स का बना हुआ एक स्टिक जैसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड हो। ठीक है, जैसे ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये आगे चल के इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड, ठीक है, ये कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है, इलेक्ट्रिक सर्किट से ये कनेक्टेड रहता है और इसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। बट वो सब जाने दो, अभी वो सब 12th में आएगा, आपको 5th चैप्टर में एकदम डीप में बताया जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे रहता है एक सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम रहता है आयंस के फ्लो को बैलेंस करना। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है एक सेल का, इसी को हम लोग बोलते हैं डैनियल सेल। इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड होता है ये। और यहाँ पे अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, देखो जब आप लोग इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखते हो इन इलेक्ट्रोड्स को, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम लोग एनोड। फिर आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं एनोड, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ये फिक्स है, ऑक्सीडेशन एनोड पर ही होगा। ठीक, और इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड, और कैथोड पर होता है हमेशा रिडक्शन। तो जब ये लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रहेंगे तो जिंक जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन लगातार लूज करता रहेगा, डीकंपोज होगा ना ये रॉड। ये जो रॉड है, रॉड मतलब रॉड यार, आयरन का रॉड हो गया, बैट हो गया, वैसे ही एक रॉड होता है। किसका बना हुआ? जिंक का। ये इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड एक रॉड है, किसका बना हुआ? कॉपर का। इतना काहे टेंशन ले रहे हो? तो यहाँ पे ये बनेगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब Zn का हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब पानी में इलेक्ट्रॉन्स आ गए और Zn2 आयंस आ गए, हर जगह बिखर गए। और यहाँ पे कॉपर जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बन जाएगा कॉपर। अब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका हुआ रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन, या फिर ऑक्सीडेशन से समझ लो, इधर चार्ज +2, इधर चार्ज 0, तो क्या हुआ? रिडक्शन ना, +2 से 0 पे जा रहे हो। इधर चार्ज 0, इधर चार्ज +2, 0 से +2 जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन ना, चाहे जैसे समझ लो। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आयंस पूरे फैल जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, Cu2+, Cu2+, Cu ऐसा पूरे फैले रहेंगे इन लोग। ठीक है, कुछ Cu2+ रहेंगे और कुछ लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर करके Cu बन जाएंगे। तो ऐसा इन आयंस के फ्लो के वजह से यहाँ पे चार्ज डेवलप होता है। ये जो आयंस है ना, ये सब फ्लो होते हैं और इनके फ्लो होने के कारण यहाँ पे डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने के बाद फ्लो कर जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अब इसको डीप में आप लोग अगले साल सीखोगे। फिलहाल ये भद्दा सा स्ट्रक्चर बना लो डैनियल सेल का। मुझे समझाना क्या था? मुझे समझाना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो रिएक्शंस इसमें होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। ठीक है, ये भी याद रख लो, एनोड पे होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, एक तरफ 20 वोल्ट है, एक तरफ 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10 वोल्ट का, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दोनों साइड के बीच का, दोनों साइड के पोटेंशियल का डिफरेंस। यहाँ पे सपोज 20 वोल्टेज है, यहाँ पे 10 वोल्टेज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10 वोल्टेज का। यहाँ पे 0 वोल्ट है, फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10 वोल्ट का। यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 90 वोल्ट का। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड्स का अपना अपना पोटेंशियल होता है। दोनों इलेक्ट्रोड्स का अपना अपना पोटेंशियल होता है और उसके कारण यहाँ पे डेवलप हो जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो जो दोनों इलेक्ट्रोड का अपना अपना पोटेंशियल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड है कि फ्लोरीन की इतनी होगी, क्लोरीन की इतनी होगी, लिथियम की इतनी होगी, सोडियम की इतनी होगी। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं E0 से, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते हैं हम लोग E से। E चेंज होते रहता है, E डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पे, बट E0 फिक्स रहता है, हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक है, E0 को ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्लोरीन का जो E0 होता है वो होता है 2.87, फिक्स्ड है उसका E0, लेकिन E चेंज होते रहेगा, रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी E0 पॉजिटिव मिले, जब भी E0 पॉजिटिव मिले तो याद रखना रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस।
जैसे आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि पता करो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आप लोगों को रिएक्शन दिया है Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2Fe2 प्लस, फिर दिया है 2I माइनस गिव्स आउट I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इन दोनों के E0 की वैल्यू को जोड़ दो। इसका E0 होता है प्लस 0.77, याद नहीं करना ये E0 की वैल्यू याद नहीं करनी, एग्जाम में दिया रहेगा। और इसका E0 होता है माइनस 0.54, तो जोड़ने पर देखो आ रहा है प्लस 0.23। तो जोड़ने पर क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आता तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, समझ में आया ये इलेक्ट्रोड वाला कंसेप्ट। इलेक्ट्रोड वाला कंसेप्ट थोड़ा भारी गया होगा, जरूरी भी नहीं है खैर, बट क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ गया पता करो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो आप लोग याद रखना स्पॉन्टेनियस होने के लिए दोनों का सम पॉजिटिव आना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक में और भी एग्जाम्पल्स है, उनको भी देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा। E0 की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते हैं E से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब एक वैल्यू जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है कि तुम्हारी इतनी होगी ये वैल्यू, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं E0। और ये वैल्यू चेंज होती रहती है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पे। सपोज यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो उनका सम कितना हो, मतलब उनका जो बैलेंस्ड होगा वो होगा 3 2 जा 6। सपोज यहाँ से 3 निकले, यहाँ से भी 3 निकले, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हुए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर, तो उस पर भी डिपेंड करेगा E, बट E0 फिक्स्ड है। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी पूरी सीरीज दी हुई है टेक्स्ट बुक में, पर याद नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए, तो मैं सीरीज आपको लिख के देता हूँ, ली के बा सर का ना, ठीक है, मग अल मंजन, ठीक है, करफी को नी पब हा HG AG AU PT I2 BR2 CL2 F2। ये छोटी सी सीरीज है, ये आपको याद करना है। कैसे याद होगा, 2-3 बार रट लो ना, ली के बासर काना मगल मंजन करफी कोनी पब हक्कू, ठीक है, HG AG AU PT I2 BR2 CL2 F2। कितना इजी है देखो, कोई हार्ड नहीं है इसमें। तो ये सीरीज हमें क्या बताती है, सीरीज हमें ये बताती है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे रिड्यूसिंग पोटेंशियल, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, एज वी गो डाउन स्टैंडर्ड रिडक्शन या फिर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इंक्रीजेज। ठीक है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, प्लेटिनियम, ठीक है, Au गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, हाइड्रोजन, एंटीमनी, निकल, कोबाल्ट, फेरस, क्रोमियम, जिंक, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और पोटेशियम और लिथियम। तो इसको याद कर लो, 2-3 बार ऐसा बोल दो, पक्का याद हो जाएगा और पक्का 2 दिन बाद भूल भी जाओगे। तो इसलिए कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहना। ली के बा सरकाना मगल मंजन करफी कोनी पब हक्कू, ठीक है, HG AG AU PT, इसको ऐसा पढ़ने का, HG AG AU PT I2 BR2 CL2 F2। इस तरीके से आपको याद करना है। तो यहाँ पे मुझे बताओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, सोच के बताओ। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, और साथ ही में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का भी नाम बताओ। सोचो, देखो कौन होगा, सोचो, कमेंट करो। कमेंट नहीं मतलब यहीं पे मतलब अपने दिमाग में सोचो और फिर लिखो बुक में। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे सबका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। मतलब सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा F2 का, मतलब F2 सबसे स्ट्रांगली रिड्यूस होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो F2 होगा, समझे कि नहीं।
जो सबसे खतरनाक रेड्यूस होगा वही तो सबसे खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो सबसे खतरनाक ऑक्सीडाइज होगा वही तो सबसे खतरनाक रेड्यूसिंग एजेंट होगा। क्योंकि देखो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिड्यूस होने की टेंडेंसी तो इंक्रीज होगी, बट जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ऑक्सीडाइज होने की भी टेंडेंसी इंक्रीज होगी। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इंक्रीजेस। तो सबसे कम ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी होती है? फ्लोरीन की। ऑक्सीडाइज होना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, और फ्लोरीन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, वो हमेशा चाहेगा इलेक्ट्रॉन को वो गेन करे। इसीलिए सबसे खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन, क्योंकि उसकी हमेशा चाहत रहती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। और वैसे ही लिथियम होता है, लिथियम चाहता है वो हमेशा ऑक्सीडाइज हो, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करे, कभी वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये सीरीज अच्छे से 2 बार 3 बार याद कर लो, फिर 3-4 दिन बाद भूल जाना, फिर 2 महीने बाद रिवाइज कर लेना, याद आ जाएगा। चलिए अब इसी सीरीज के बेसिस पर मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूँ। चलिए तो ये क्वेश्चन है, सीरीज में दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, यहीं तक यूज होगा, तो ये आप लोग याद रखो अच्छे से सीरीज को। अब इसके बेसिस पर मुझे बताओ कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है कौन सा नहीं। एक बार मैं बताता हूँ फिर आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो जिंक का अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो 0 है, और जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अगर हम लोग सल्फर का यहाँ पे -2 माने, ऑक्सीजन का -2 माने, तो जिंक का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस में होगा। ठीक है, मतलब जिंक का यहाँ से यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, मतलब इसका यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये -8 है। अब सल्फर जितना भी हो -8 तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम टू मैक्सिमम +6 हो सकता है। ठीक है, तो जिंक का यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। बाकी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब इसका हुआ होगा रिडक्शन, इसका कम हुआ होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग चेक करते हैं क्या जिंक ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब, या फिर कॉपर ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रेड्यूस होने की टेंडेंसी। तो देखते हैं कॉपर की रेड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है या जिंक की। तो अगर हम लोग सीरीज में देखें तो कॉपर काफी नीचे आता है, तो कॉपर रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है एज कंपेयर टू जिंक। जिंक से कंपैरिजन में कॉपर ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कॉपर ही तो रिड्यूस भी हुआ है, बट अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल देखें तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, और कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन, और जिंक का यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका घटा है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ा है, तो कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन, और ZnSO4 में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। अरे ये 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा जो भी आएगा। ठीक है, Cu से CuSO4 में देखे तो कॉपर का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा, मतलब कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन और जिंक का हुआ है रिडक्शन। तो देखते हैं ज्यादा रिड्यूस होना कौन चाहता है, जिंक या कॉपर। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो कॉपर ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है एज कंपेयर टू जिंक, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जिंक की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है एज कंपेयर टू कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर कैसे ऑक्सीडाइज हो गया जिंक के रहते हुए, है ना? यहाँ पे जिंक था तो कॉपर को रिड्यूस होना चाहिए था, बट कॉपर तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसीलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख के दूं, अब की बार आप लोग बताना। फिलहाल समझ में आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर का रिड्यूस होने का टेंडेंसी था वो जिंक से ज्यादा था, तो कॉपर को रिड्यूस होना चाहिए हर हालत में, और अगर रिड्यूस नहीं हुआ मतलब वो चीज गलत है। तो यहाँ पे कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब ये चीज गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग सोच के बताना। चलिए, तो इसमें बताइए आप लोग कौन सा पॉसिबल नहीं है। क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ZnSO4 है, तो ऑक्सीजन का -8, सल्फर का ले सकते हो -2। ठीक है, तो जिंक का जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से यहाँ पे बढ़ा है, तो मतलब जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन। निकल की बात करें तो निकल का यहाँ पे कुछ भी होगा पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पे हुआ है 0, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा है और हुआ है रिडक्शन।
अगला रिएक्शन देखो थोड़ा, Ag प्लस NiSO4, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है पॉजिटिव, मतलब Ag का हुआ है ऑक्सीडेशन। NiSO4 में कुछ भी हो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, और यहाँ पे हुआ है 0, तो मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। ठीक है, तो अच्छा ये एग्जाम्पल कौन सा है? ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन का। देखो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना, SO4 Ni की जगह Ag आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी है और रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो ये सब याद रखना थोड़ा आप लोग। तो अब देखते हैं हम लोग कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। Zn यहाँ पे, Ni यहाँ पे, Ag आगे आएगा, Hg Ag Au, ठीक है, तो Ag यहाँ पे आया, और कोई है? और कोई नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, पहले रिएक्शन में कौन कौन है? Zn है और Ni है। तो Zn का जो रेड्यूस होने की टेंडेंसी है वो कम है एज कंपेयर टू Ni, मतलब Ni की रेड्यूस होने की टेंडेंसी Zn से ज़्यादा है, मतलब पहले रिएक्शन में Ni को रिड्यूस होना चाहिए था, तो Ni क्या हुआ यहाँ पे? रिड्यूस ही तो हुआ है, तो मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। फिर अगले रिएक्शन में Ag की रेड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है और Ni की रेड्यूस होने की टेंडेंसी अब की बार कम है। डिपेंड करता है ना किससे कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तो आपके स्कूल में आपसे किसी को कंपेयर करेंगे वो आपसे छोटा रहेगा, बट अगर आपको दूसरे स्कूल के टॉपर से कंपेयर कर दिए तो आप उससे छोटे रहोगे, ऐसा। ठीक है, तो निकल को अब यहाँ पे सिल्वर से कंपेयर किए, निकल को सिल्वर से कंपेयर किए, तो यहाँ पे सिल्वर का जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, उसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू निकल। तो मतलब Ag को यहाँ पे रिड्यूस होना चाहिए था, हुआ क्या है? Ag तो ऑक्सीडाइज हो गया है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको यूज योर ब्रेन पावर में मिलेगा, उसमें लिखा रहता है कि कैन वी स्टर NiSO4 सॉल्यूशन विथ सिल्वर स्पून और जिंक स्पून, ये आपका क्वेश्चन रहता है। तो जिंक स्पून के साथ आप उसको स्टर नहीं करोगे, क्योंकि जिंक स्पून के साथ अगर आप उसको स्टर करोगे तो पूरे सॉल्यूशन में जिंक घुल जाएगा, है ना। बट सिल्वर क्योंकि इससे रिएक्ट नहीं होता, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आप सिल्वर स्पून से उसको स्टर कर सकते हो। तो ये बातें हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन में लंबी चौड़ी। हमने डैनियल सेल भी कर लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कर लिया, और उसी को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, कोई अलग बात नहीं है। तो अब हम लोग लास्ट में 3 और टाइप है, उनको भी देख लेते हैं। चलिए, अब डिकम्पोजिशन था तो कॉम्बिनेशन भी होगा, तो ये हुआ कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। 4th टाइप आई थिंक, यस 4th टाइप या 3rd टाइप। सबसे पहले हम लोगों ने थर्मल वाला देखा, फिर डिस्प्लेसमेंट वाला देखा, डिकम्पोजिशन देखा, यस 4th टाइप। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है Mg प्लस N2 गिव्स आउट Mg2N2, ठीक है, सॉरी Mg3N2। क्यों, ऐसा क्यों? अरे क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो यहाँ पे Mg3 आएगा, समझा करो। ठीक है, तो बैलेंस कर लो ना, यहाँ पे 3 लगा लो, हो गया बैलेंस। तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये तो कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम भी होता है सिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन। तो सिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन देख गया तो एकदम घूमने मत लग जाना, उसका मतलब भी कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो दोनों का, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितना हुआ है? अब यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो इसका आप लोग जानते हो ग्रुप 2 से आता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 होगा। तो 0 से +2 हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। अरे मैग्नीशियम ग्रुप 2 से आता है ना, अल्कलीन अर्ध मेटल, और अल्कलीन अर्ध मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2। नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन का नहीं मालूम है, 2x मान लो, -6x, सॉरी +6, 3 मैग्नीशियम है ना, तो +6 = 0, तो x आया -3, मतलब नाइट्रोजन 0 से -3 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो हो रहा है रिडक्शन। तो नाइट्रोजन का हुआ रिडक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? नाइट्रोजन। मैग्नीशियम का हुआ ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स भी है, और साथ ही में यहाँ पे 2 एलिमेंट मिलके, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन भी है। ठीक है, चलो अगला टाइप सीखते हैं। चलिए, तो इसको देखते हैं हम लोग, डिस्प्रपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है? देखो, अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, अच्छा डिस्प्रपोर्शनेशन,
हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे P4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो यहाँ पे है 0। यहाँ पे अगर हम लोग निकाले फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर तो x + 3 = 0, यहाँ पे आया -3। तो ऑब्वियस सी बात है इसका रिडक्शन हुआ है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। NaOH में छोड़ो उसको। अच्छा, यहाँ पे भी देखो फॉस्फोरस है, यहाँ पे निकालो फॉस्फोरस का तो यहाँ पे आएगा x, 2 हाइड्रोजन तो +2, 1 सोडियम तो +1, 2 ऑक्सीजन तो -4 = 0। तो यहाँ पे आया +1, मतलब 0 से +1 भी हो रहा है। तो इसी फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसी फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है। तो सेम एलिमेंट, लिखो इसका डेफिनेशन, सेम एलिमेंट हैविंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। जब भी किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे इसका एक और एग्जांपल है S8 + NaOH गिव्स आउट Na2S + Na2S2O3 + H2O। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो। सल्फर का निकालो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे x + 2 = 0, तो यहाँ पे -2। ठीक है, तो जो मैं रेड वाले से बना रहा हूँ, उसका मतलब हुआ है वहाँ पे रिडक्शन। अब यहाँ पे सल्फर की बात करो तो यहाँ पे 2 सल्फर है 2x, 2 सोडियम है +2, 3 ऑक्सीजन है -6 = 0, 2x - 4 = 0, तो x आया +2। तो 0 से +2 भी गया है, तो मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन भी। तो सल्फर का ही ऑक्सीडेशन भी हुआ है एज वेल एज रिडक्शन भी हुआ है। तो सेम एलिमेंट हैविंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो अब लास्ट टाइप देखते हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा कैसा? मतलब रिएक्टेंट के साइड ही दो एलिमेंट्स हो और प्रोडक्ट के साइड में वो एक ही एलिमेंट हो। चलो बताता हूँ कैसा। चलिए, तो लास्ट टाइप देखते हैं, दैट इज कम प्रोपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें होगा क्या? अच्छा, सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे x + 2 = 0, तो यहाँ पे x है -2, यहाँ पे 0 एलिमेंटल स्टेट। तो यहाँ पे सल्फर का हुआ है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे निकालो तो यहाँ पे x -4 = 0, तो x आया +4 और यहाँ पे है 0, तो +4 से 0 मतलब इस साइड हुआ है सल्फर का रिडक्शन। तो सेम एलिमेंट, फिर से सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, तो इसको बोलेंगे कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें सल्फर रिएक्टेंट साइड है और उसमें सल्फर या फिर फॉस्फोरस लिया था हमने, वो प्रोडक्ट साइड था, है ना। सल्फर भी लिया था तो सेकंड एग्जांपल में, बट वो प्रोडक्ट साइड में था, बट इधर रिएक्टेंट साइड में है दोनों। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर रिएक्टेंट साइड में 2 एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट साइड में वही एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों से बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। और अगर एलिमेंट रिएक्टेंट के साइड में एक ही है एलिमेंट और उस साइड दो प्रोडक्ट में वो शामिल है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका मेजर पार्ट खत्म हो गया रेडॉक्स रिएक्शन का। 50% चैप्टर खत्म हो चुका है। अब 50% चैप्टर हम लोग एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, मजेदार क्वेश्चन है उसमें। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।